नमस्ते विद्यार्थियों। बगरू महिला पीजी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज हम बीकॉम पार्ट द्वितीय अर्थात बीकॉम सेकेंड ईयर, इसका BADM का एक टॉपिक है एक व्यक्ति कंपनी। आज हम एक व्यक्ति कंपनी के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक व्यक्ति कंपनी क्या है, एक व्यक्ति कंपनी का निर्माण कैसे किया जाता है, एक व्यक्ति कंपनी को क्या हम कंपनी मानते हैं, इन सारे सवालों के जवाब आज हमें इस टॉपिक में मिल जाएंगे। तो चलिए विद्यार्थियों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम अपनी आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। पहले हम परिभाषा पढ़ेंगे इसकी। जान रहे विद्यार्थियों, इसकी जो परिभाषा है वो कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार है। बात को नोट कर लें, पॉइंट को नोट कर लें कि भारत में पहले कभी भी एक व्यक्ति कंपनी नहीं हुआ करती थी। ये बात अलग है, खाड़ी देश, अमेरिका, रशिया, वहाँ पर कई वर्षों से एक व्यक्ति कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, लेकिन भारत में नहीं होता है। तो भारत में कंपनी अधिनियम 1956 को संशोधित करके कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत ये कंपनी, एक व्यक्ति कंपनी, इसको डाल दिया गया है। अर्थात भारत में कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार अब एक व्यक्ति कंपनी का रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। तो चलिए इसकी परिभाषा पढ़ते हैं हम। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 262 के अनुसार एक व्यक्ति कंपनी से आशय ऐसी कंपनी से है जिसका कोई एक व्यक्ति सदस्य होता है। देखेंगे विद्यार्थियों, हमने पहले एक कंपनी के बारे में पढ़ा है, कंपनी की विशेषताओं के बारे में पढ़ा है कि आप कोई भी कंपनी हो, वो सारी जो कंपनियां होगी, कोई भी संस्था जो कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड हो रही है, समामेलित हो रही है, वो कंपनियां सारी की सारी एक कृत्रिम व्यक्ति कहलाती है। तो यहाँ पर भी ये विशेष ध्यान रखना है कि एक व्यक्ति कंपनी, भले ही एक व्यक्ति कंपनी है, इसका एक ही सदस्य होगा, एक से ज़्यादा सदस्य नहीं हो सकता, परंतु ये कृत्रिम व्यक्ति ही कहलाएगी। ठीक है विद्यार्थियों, परिभाषा भी हमें यही बता रही है कि एक व्यक्ति कंपनी से आशय ऐसी कंपनी से है जिसका कोई एक व्यक्ति ही सदस्य होता है। अर्थात ये कंपनी अधिनियम 2013 की परिभाषा है, क्योंकि कंपनी अधिनियम 2056 में एक व्यक्ति कंपनी थी ही नहीं। इसलिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 262 के अनुसार एक व्यक्ति कंपनी जो होगी वो ऐसी कंपनी होगी जिसका कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत एक व्यक्ति कंपनी के रूप में रजिस्ट्रेशन हो रखा हो, समामेलन हो रखा हो तथा उसका एक ही सदस्य हो। तो ऐसी संस्था जो होगी वो एक व्यक्ति कंपनी कहलाएगी। ठीक है विद्यार्थियों, मैंने एक नोट लिख दिया है थोड़ा सा यहाँ पर, इसमें लिखा हुआ है कि प्रथम बार इसका जो उल्लेख जो है वो कंपनी अधिनियम 2013 में हुआ है। यहाँ पर आप इसकी परिभाषा लिखो तो ऐसा आप मत लिख देना, वरना आपका क्वेश्चन गलत, आंसर गलत हो जाएगा। कहीं आप ऐसा डाल दो कि कंपनी अधिनियम 2013 या इससे पहले किसी भी कंपनी अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर हुई एक व्यक्ति कंपनी कहलाएगी, नहीं, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपको कंपनी अधिनियम 2013 इसके अकॉर्डिंग ही लिखना है, क्योंकि 2013 से पहले एक व्यक्ति कंपनी नहीं थी। बाकी कंपनी यदि अगर परिभाषा लिखते हो बाकी कंपनियों की, तो इसमें आप 1956 का नाम भी लिख सकते हो, 1956 से पहले कंपनी अधिनियम का नाम भी लिख सकते हो, 2013 से पहले कंपनी अधिनियम का नाम भी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें एक व्यक्ति कंपनी के अंदर आपको 2013 जो है उसी का ही नाम लिखना होगा, उससे पहले का नहीं लिखना होगा। ये विशेष रूप से ध्यान रखना, क्योंकि इससे पहले एक व्यक्ति कंपनी नहीं थी। अगर आपने 2013 या इससे पहले अगर आपने ऐसा लिख दिया कि इससे पहले, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, अब हम इसके प्रमुख लक्षण जो हैं
कि एक व्यक्ति कंपनी को आप कैसे पहचानोगे। अब हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि आपको उनकी विशेषताओं को देखकर, उनके लक्षण को देखकर ये पता चल जाता है कि ये कंपनी एक व्यक्ति है या नहीं है। आज हम इसको पहचानने के गुण देखने वाले हैं। देखेंगे पहला पॉइंट है इसका समामेलित संस्था। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पहला ये आपको याद रखना है कि समामेलित अर्थात समामेलन का मतलब होता है पंजीकरण होना। कई विद्यार्थी, मैं आपको मेरे साथ के कुछ मित्रों की बात बताता हूँ, वो केवल इस क्वेश्चन को इसलिए छोड़ के आ गया था, 1956 वाली कंपनी की बात है, कि समामेलन क्या होता है। वो भूल गया समामेलन है कि उसे कभी पढ़ा ही नहीं। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आप पंजीकरण बोल दो या समामेलन बोल दो, बात एक ही है। पूरा क्वेश्चन आते हुए व्यक्ति ये कन्फ्यूज हो जाता है कि समामेलित है क्या। समामेलन का मतलब क्या होता है? पंजीकरण होना, ठीक है, उनका रजिस्ट्रेशन होना। तो देखते हैं पहला पॉइंट, समामेलित संस्था। जैसा हमने पढ़ा अभी परिभाषा में कि कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत जिस कंपनी का रजिस्ट्रेशन एक व्यक्ति कंपनी के रूप में हो रखा है तथा उसका एक ही सदस्य होता है, वो एक व्यक्ति कंपनी कहलाती है। तो पहला पॉइंट आपकी क्लियर है विद्यार्थियों। अब दूसरा चलते हैं हम, निजी कंपनी के रूप में समामेलित। देखेंगे एक व्यक्ति कंपनी जो होती है उसमें एक ही सदस्य होता है, उसी व्यक्ति की राशि लगी हुई होती है, वही व्यक्ति सारी संस्था को संभालता है। तो सीधी सी बात है, वो एक व्यक्ति ही, जो व्यक्ति की कंपनी होगी वो निजी कंपनी के रूप में तो होगी, वो सार्वजनिक कंपनी के रूप में कैसे हो सकती है? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सदस्य एक है, वहाँ पर तो अनलिमिटेड सदस्य हो सकते हैं। सरकारी कंपनी में नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि सरकारी कंपनी के अंदर 51% से ज़्यादा जो शेयर्स जो होंगे वो शेयर सरकारी संस्थाओं के नाम होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो उस एक व्यक्ति के नाम पर रहेंगे, तो ये सरकारी कंपनी भी नहीं हो सकती। इसलिए इसका रजिस्ट्रेशन जो होगा वो निजी कंपनी के रूप में इसका रजिस्ट्रेशन होगा। फिर से देखना विद्यार्थियों, यहाँ समामेलित लिखा हुआ है, तो इनका जो समामेलन जो होगा वो निजी कंपनी के रूप में इनका समामेलन होने वाला है। ठीक है विद्यार्थियों। तीसरा पॉइंट देखते हैं हम, कृत्रिम व्यक्ति। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा आपको कि प्रत्येक जो संस्था व्यापार करने वाली संस्था जो होगी, अगर उसने कंपनी अधिनियम 2013 इससे पहले किसी भी कंपनी अधिनियम के अंतर्गत उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है तो व्यक्ति तो होगी, परंतु कृत्रिम व्यक्ति के रूप में रजिस्टर्ड होगी। चौथा पॉइंट देखते हैं, पृथक अस्तित्व। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है विद्यार्थियों। हमने देखा है कि ये एक व्यक्ति कंपनी जो होगी उसमें एक ही सदस्य होगा, एक ही व्यक्ति इसे संभालेगा, वो अकेला व्यक्ति उसका रजिस्ट्रेशन करवाएगा, उस अकेले व्यक्ति की पूंजी इसमें लगी हुई होगी, जो किसी भी प्रकार की पूंजी इसमें लाके लगाए, फिर भी इस व्यक्ति का और कंपनी का अस्तित्व अलग अलग होगा, पृथक पृथक अस्तित्व होगा। अर्थात जो कंपनी की संपत्तियां होती है उसका संपत्तियों का जो मालिक है वो सदस्य नहीं हो सकता, और ना ही सदस्य की संपत्तियां जो होती है उसकी मालिक जो है वो कंपनी नहीं हो सकती। भले उस व्यक्ति ने सारे पैसे लगाए, अगर उसने सारे पैसे लगाए तो कंपनी का सारा प्रॉफिट भी तो वही लेगा। इतना सब कुछ होने के बाद भी इनका अस्तित्व अलग अलग रहेगा। कंपनी के लिए आपने कंपनी के नाम से आप जो भी वस्तुएं खरीद रहे हो, जो भी सामग्री खरीद रहे हो, वो कंपनी की ही कहलाएगी, चाहे वो बिल्डिंग हो, ज़मीन हो, गाड़ियाँ हो, मशीनरियाँ हो, कंप्यूटर्स हुए, या XYZ जो भी चीज़ आपने संस्था के नाम से खरीद ली है वो संस्था की ही रहने वाली है, वो उस व्यक्ति की नहीं होगी। व्यक्ति के नाम पर जो संपत्तियां हैं वो उस व्यक्ति की पर्सनल संपत्तियां होगी। इसी प्रकार से कंपनी की संपत्तियां वो कंपनी की पर्सनल संपत्तियां होगी। इन दोनों का अस्तित्व अलग अलग रहने वाला है, तो इसे हम कहते हैं पृथक अस्तित्व की अवधारणा। ठीक है विद्यार्थियों, आपको समझ में आ गया होगा। अविच्छिन्न उत्तराधिकार। अविच्छिन्न उत्तराधिकार का मतलब क्या? इसका मतलब ऐसा नहीं है कि एक सदस्य की मृत्यु हो गई है तो कंपनी बंद हो जाएगी, नहीं होगी, क्योंकि उनका अस्तित्व अलग अलग है। अगर एक व्यक्ति की या सदस्य की मृत्यु हो जाती है
तो उसके द्वारा नामित जो व्यक्ति होगा या फिर उसका जो उत्तराधिकारी होगा वो स्वतः इस कंपनी का स्वामी बन जाता है। स्वामी का मतलब मालिक की बात नहीं है, उस कंपनी का देख रेख करने वाला व्यक्ति बन जाता है, वो उस कंपनी का एक सदस्य बन जाता है और वो सारा कंपनी का लाभ भी वही लेने वाला है और कंपनी के जो दायित्व होंगे उन दायित्व की पूर्ति भी उस एक व्यक्ति को ही करनी पड़ेगी जो उसका उत्तराधिकारी बना है। अगला देखते हैं हम, सार्वमुद्रा। पहली बात तो यह है कि एक व्यक्ति कंपनी के अंतर्गत ये सार्वमुद्रा बना भी सकते हैं और सार्वमुद्रा नहीं भी बना सकते हैं। ऐसा कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत उनको छूट दे रखी है। परंतु अगर ये सार्वमुद्रा बनाते हैं तो सार्वमुद्रा में कंपनी का नाम होना चाहिए। सदस्य का नाम हो यह आवश्यक नहीं है, कंपनी का नाम, उसका रजिस्टर संख्या वगैरह सब कुछ उसमें होनी चाहिए और कंपनी के नाम से ही वो सार्वमुद्रा बनेगी और वही कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत वैलिड होगी, अन्यथा वो वैलिड नहीं होगी। अगर उसमें कंपनी का नाम लिखा हुआ नहीं है तो सामान्य व्यक्ति का नाम होगा ना तो वैलिड नहीं होगी। फिर से याद रख लो विद्यार्थियों, कंपनी का नाम होना चाहिए। कई बार व्यक्ति ये सोच लेते हैं कि एक सदस्य है कंपनी के अंदर, वो मैं ही सदस्य हूँ तो मैं मेरे नाम से इस कंपनी की मोहर बना देता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। उसे कंपनी के नाम से ही मोहर बनानी पड़ेगी, तब वो मोहर जो है वो कानून के अनुसार वैलिड होगी। अगला हमारा अंश पूंजी देखेंगे। एक बार जब कंपनी अधिनियम 2013 बना था तो उसके अंतर्गत एक व्यक्ति कंपनी की जो अंश पूंजी है उसकी अधिकतम सीमा जो है वो फिक्स नहीं थी। फिर 2015 में क्या किया, इसका संशोधन किया। इसका संशोधन करने के बाद में कंपनी अधिनियम 2015 में संशोधन किया गया। वो संशोधन को किसने किया है, एमसीए ने इसका संशोधन किया। संशोधन करने के बाद में इसकी अधिकतम जो अंश पूंजी है उसकी सीमा जो है वो बना दी गई और अधिकतम जो अंश पूंजी की सीमा है जो है इसकी वो 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। अर्थात एक व्यक्ति कंपनी में अगर कोई अंश रखता है, पहले बात तो ज़रूरी नहीं कि वो अंश रखे, लेकिन फिर भी अगर वो अंश रखता है, अंश पूंजी रखता है, तो वो 50 लाख रुपए से अधिक की अंश पूंजी नहीं रख सकता। उसके अधिकतम अंशों की जो सीमा जो होगी वो 50 लाख रुपए तक की होगी। हमारा अगला पॉइंट आता है 8वां, अंशों की अंतरणीयता। अंशों की अंतरणीयता क्या होती है विद्यार्थियों, अर्थात ऐसे अंश जिनको हम ट्रांसफ़र कर सकें, वो कहलाते हैं अंशों की अंतरणीयता। अब आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा कि एक व्यक्ति है, वो अकेला व्यक्ति अपने अंशों को दूसरों को दे ही नहीं सकता, क्योंकि कंपनी में एक ही व्यक्ति सदस्य हो सकता है। लेकिन अगर व्यक्ति का कार्यकाल पूरा हो जाता है, अर्थात वो रिटायर होना चाहता है या वह अनुबंध करने में असक्षम हो जाता है कि वो अनुबंध नहीं कर पा रहा है, या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसे अंशों का अंतरण करना जरूरी होता है। मृत्यु की दशा में तो स्वतः ही जो उसका उत्तराधिकारी होगा वो स्वतः ही उसका उत्तराधिकारी बन जाएगा, उस कंपनी का उत्तराधिकारी बन जाएगा और उसके नाम पर वो अंश ट्रांसफ़र हो जाएंगे। परंतु वो अयोग्य हो गया है या रिटायर होना चाहता है तो वो सदस्य जो होगा वो किसी भी अपने उत्तराधिकारी को लिख कर देगा, कानूनी कार्रवाई करेगा और अपने अंशों का उस व्यक्ति को जो नया सदस्य बनने वाला है उसके नाम पर कर देगा, अपने अंशों को उनको हस्तांतरण कर देगा। तो इस प्रकार से जो एक निजी कंपनी जो होती है, क्योंकि इसका समामेलन निजी कंपनी के रूप में ही होगा, तो एक व्यक्ति कंपनी जिसका समामेलन निजी कंपनी के रूप में हुआ है उनके अंशों को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, परंतु उसकी सीमाएं क्या है ये मैं आपको बता चुका हूँ। उनके अकॉर्डिंग ही अपने अंशों का वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, आगे चलते हैं। सीमित व असीमित दायित्व के रूप में समामेलन देखेंगे विद्यार्थियों। ये जो कंपनी होगी उनका सीमित व असीमित
दोनों प्रकार की कंपनी के रूप में उनका सम्मेलन हो सकता है, क्योंकि एक ही व्यक्ति की पूंजी लगने वाली है। अगर पैसे डूबते हैं तो उसी व्यक्ति के डूबेंगे, चाहे वो सीमित रूप से अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाओ या असीमित कंपनी से कराओ। बस ये पॉइंट इसलिए डाला गया है क्योंकि इनका अस्तित्व अलग अलग होता है। तो इसमें कंपनी दिवालिया हो सकती है, वो व्यक्ति जो होगा सदस्य वो दिवालिया नहीं हो पाएगा। और ये अगर असीमित दायित्व की हुई तो फिर समस्या उत्पन्न हो जाती है उस एक सदस्य के लिए भी। परंतु एक बात ये ध्यान रखना विद्यार्थियों, अधिकतर जो उसका सम्मेलन होता है वो असीमित दायित्व के लिए ही उसका सम्मेलन होता है। इसलिए कंपनी का सम्मेलन जो है आप सीमित दायित्व वाली कंपनी के रूप में भी करवा सकते हो और असीमित कंपनी के रूप में भी करवा सकते हो। अगला देखते हैं विद्यार्थियों, अनुबंध करने की क्षमता। देखेंगे एक बार, जिस प्रकार से एक सामान्य व्यक्ति अनुबंध कर सकता है, जिस प्रकार से निजी कंपनी अनुबंध कर सकती है, एक सार्वजनिक कंपनी अनुबंध कर सकती है, उसी प्रकार से एक व्यक्ति कंपनी भी अनुबंध कर सकती है। परंतु हमने कंपनी की विशेषताओं में पढ़ा था, एक कंपनी जो होती है, एक जो संस्था जो होती है वो अमूर्त होती है, उनके हाथ पांव नहीं होते हैं। तो इसलिए ऐसी जो कंपनी जो होगी जिनके हाथ पांव नहीं है, माने वो देख सकती है, अर्थात अमूर्त कंपनी है, तो वो किस प्रकार से अनुबंध करेगी। ठीक है, तो विद्यार्थियों को जो अनुबंध करेगी उसमें अनुबंध करने की क्षमता जो होगी उसे एक व्यक्ति के माध्यम से होगी, जो एक सदस्य होगा उसके माध्यम से ही वो अनुबंध कर सकती है, अन्य किसी व्यक्तियों से। ठीक है विद्यार्थियों, अगला है वाद या कर योग्यता। वाद या कर योग्य का मतलब ये होता है, अगर एक व्यक्ति कंपनी किसी भी अन्य बाहरी व्यक्ति या अपने सदस्य के साथ किसी भी प्रकार का फ्रॉड करती है, उनको चीट करती है, तो वो व्यक्ति कंपनी पर केस कर सकता है। कोई तृतीय पक्षकार भी कंपनी पे केस कर सकते हैं। और अगर उस कंपनी के साथ किसी बाहरी व्यक्तियों ने चीटिंग की है, उनका गैर कानूनी रूप से लाभ उठाया है, तो कंपनी भी उन सदस्यों पर, जो सामान्य व्यक्ति जो होते हैं तृतीय पक्षकार, उन पर और इस अकेले सदस्य पर वाद दायर कर सकती है। ये कानून के हाथ में होता है पूरा, वो कानून के अकॉर्डिंग ही कार्य होगा। क्योंकि अकेला व्यक्ति है, वो चीटिंग करा तो वो कैसे केस कर सकता है? नहीं, बस आप शिकायत कर दो एक बार रजिस्ट्रार को। सरकारी व्यक्ति आएंगे, कंपनी के पूरे डॉक्यूमेंट देखेंगे, पूरे खाते बही देखेंगे, उनको गलत लगता है तो उनकी तरफ से केस चलाया जाता है। तो तृतीय पक्षकार जो होंगे, अगर वो चीटिंग करते हैं कंपनी के साथ, तो कंपनी का जो अकेला सदस्य होता है, वो उत्तराधिकारी जो होता है, उसकी तरफ से कंपनी जो है वो केस चलाएगी उन पर, तृतीय पक्षकारों का। तो इस प्रकार से अनुबंध करने की जो क्षमता है, वाद दायर करने की जो क्षमता योग्यता होती है, वो इनमें पर्याप्त मात्रा में होगी। क्योंकि एक इनका रजिस्ट्रेशन जो होता है कानून के अकॉर्डिंग होता है, तो कानून के सारे नियमों की पालना इनको करनी पड़ेगी। अगला है संचालक मंडल। मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था आपको, जब निजी कंपनी के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है, तो मैंने ये बताया था कि प्रत्येक कंपनी, चाहे वो एक व्यक्ति कंपनी हो, सार्वजनिक कंपनी हो, सरकारी कंपनी हो या निजी कंपनी हो, उनमें अधिकतम संचालकों की संख्या जो है वो 15 हो सकती है। परंतु मिनिमम जो मेंबर ऑफ डायरेक्टर्स हैं, संचालकों की संख्या जो है वो अलग अलग है। निजी कंपनी में 2 की है, सार्वजनिक कंपनी में 3 की है। उसी प्रकार से एक व्यक्ति कंपनी के अंतर्गत कम से कम 1 संचालक होना चाहिए और अधिकतम 15 संचालक हो सकते हैं। इनमें उनकी बोर्ड ऑफ कमेटी हो सकती है। ठीक है, हमारा 13वां पॉइंट आता है स्वतः उत्तराधिकार। स्वतः उत्तराधिकार का मतलब क्या? स्वतः उत्तराधिकार का मतलब ये होता है, जब एक सदस्य कंपनी का, जब एक सदस्य होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है या किसी कारणवश वो व्यक्ति उस कंपनी को नहीं संभाल पाता है या उसकी मानसिक स्थिति खराब हो जाती है, तो जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है तो उसका एक उत्तराधिकारी भी इसमें लिखना होता है।
और नहीं लिखा है तो उसका पुत्र वगैरह जो भी होगा वो स्वतः ही उस कंपनी का सदस्य बन जाता है, क्योंकि एक ही कंपनी है। जैसे पिता की संपत्ति पुत्र को मिल जाती है, उसी प्रकार से जो एक व्यक्ति कंपनी जो होगी उसका उत्तराधिकारी जो होगा तो उसकी मृत्यु के बाद में उत्तराधिकारी को स्वतः ही उस कंपनी का अधिकार मिल जाता है। 14वां पॉइंट है हमारा पृथक संपत्ति। जो हम पढ़ चुके हैं विद्यार्थियों पहले, फिर भी देख लेते हैं हम। पृथक संपत्ति का आशय, जैसे मैंने पहले पढ़ा है कि कंपनी की खुद के नाम पर खरीदी गई संपत्ति जो होगी वो कंपनी की पर्सनल संपत्ति होगी। जैसे गाड़ी, बिल्डिंग, ज़मीन, मशीनरी, कंप्यूटर्स या कोई पेटेंट, कॉपीराइट या कोई अन्य कंपनी के शेयर वगैरह भी खरीद रखे हैं, वो कंपनी की पर्सनल संपत्ति होगी, उस सदस्य की संपत्ति बिल्कुल नहीं होगी। तो उनकी पृथक पृथक अस्तित्व होता है, उसी प्रकार से उनका पृथक पृथक संपत्तियां भी होती है। अगला आता है वैधानिक दायित्व। जैसे हमने पहले पढ़ा है कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन ही कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत हुआ है, तो इनके द्वारा बनाए गए जितने भी वैधानिक दायित्व और वैधानिक अधिकार होते हैं उनकी पालना उस कंपनी को करनी होती है। जैसे अंश पूंजी कितनी रखनी है, वो कितने व्यक्तियों से अनुबंध कर सकता है, जिसके नियम क्या है, और इस कंपनी में जो होगा वो पार्षद सीमानियम, पार्षद अंतर्नियम बनाए जाते हैं। उन पार्षद सीमानियम और पार्षद अंतर्नियम में लिखा जाता है कि आपको किस प्रकार से अनुबंध करना है, आपके अनुबंध करने की क्षमता क्या होगी, आप बाहरी व्यक्तियों से कैसे अनुबंध करेंगे, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई होती है। आपको एडवांस कितना लेना है, सारी चीज़ें उस पार्षद सीमा नियम या अंतर्नियम में लिखी हुई होती है। उसके अकॉर्डिंग ही ये अपने वैधानिक दायित्व और अधिकारों को यूज में लेते हैं। निवास स्थान, अर्थात उस कंपनी का निवास स्थान कहाँ पर है, वो कौन से स्टेट में काम कर रही है, हम पत्र व्यवहार करते हैं तो उनका एड्रेस वगैरह क्या है, ये सारी चीज़ें हम पहले कंपनी की विशेषताओं में पढ़ चुके हैं। विद्यार्थियों, एक बार आप कंपनी की विशेषताओं का टॉपिक ज़रूर देख लें, उसमें आपको सारी चीज़ें अच्छी तरह से डिटेल में मिल जाएगी। अगला है राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता का मतलब इस कंपनी का रजिस्ट्रेशन कहाँ हुआ है, भारत में हुआ तो भारतीय कंपनी कहलाएगी, विदेश में हुआ तो विदेशी कंपनी कहलाएगी। उसकी राष्ट्रीयता क्या है, ठीक है बच्चों। 18वां है नागरिक व मूलाधिकार नहीं। भाई नागरिकता और मूल अधिकार जो होता है जीते जाते व्यक्ति को मिलता है, जो देख सकता है, खा सकता है, पी सकता है, कहीं जा सकता है। कंपनी व्यक्ति तो है परंतु वो कृत्रिम व्यक्ति है, और जब कृत्रिम व्यक्ति है तो उसको नागरिकता प्रदान नहीं होगी, क्योंकि वो अमूर्त है, वो नहीं खा सकता है, देख सकता है, पी सकता है, कोई अपने सिग्नेचर नहीं कर सकता है। उनके द्वारा जो व्यक्ति नियुक्त किए गए हैं वो व्यक्ति सारा काम करते हैं, कंपनी कभी कुछ नहीं करती, इसलिए उनको नागरिकता और मूल अधिकार नहीं दिए जा सकते। अगला है दुश्मन चरित्र। देखेंगे विद्यार्थियों, ध्यान रखना, कंपनी का दुश्मन चरित्र हो सकता है। अगर कोई भी कंपनी है, एक व्यक्ति कंपनी हो या निजी कंपनी हो या किसी प्रकार की कंपनी हो, अगर वो अपने देश के कानून के खिलाफ काम करती है या शत्रु देश के साथ मिलकर इस देश को नुकसान पहुंचाने वाला काम करती है, यहाँ की एकता को तोड़ती है, यहाँ की अखंडता को तोड़ती है, यहाँ की समरसता में खलल डालती हो, यहाँ की संस्कृति को तोड़ रही है, जो कानूनी रूप से गलत बताया गया हो, तो ऐसे कंपनी का चरित्र स्वतः ही दुश्मन चरित्र बन जाता है। तो विद्यार्थियों, ये एक व्यक्ति कंपनी है, इसके बारे में आज हमने पढ़ लिया है। इनको आप पढ़ लें एक बार, ये 2013 के अंतर्गत आई है, उसके क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, धन्यवाद।